हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को। चाइल्ड डेवलपमेंट को यानी कि बाल विकास को हम क्वेश्चनों के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 10। इससे पहले आपके 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, आपका पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट रिकॉल हो जाएगा। जो प्रैक्टिस करवाई जाती है उसका मेन मोटो ये होता है कि आपको हर एक टॉपिक को रिकॉल कराया जाए, हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश की जाती है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन साइंस और इस साथ ही साथ हमने टेक्सटाइल के पूरे टॉपिक को कवर अप किया है। अगर आपने अभी तक वो भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको थ्योरी की क्लासेस लेना मस्ट है। देखिए, आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस की क्लास एक बार देख रहे हैं तो थियरी की क्लासेस कम से कम 2 बार 3 बार देखिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करने का प्रैक्टिस, रिवीजन यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ऐसा ना हो कि हमने अगर एक बार थ्योरी की क्लासेस ले ली हैं, हमने एक बार नोट्स बना लिए हैं, तो हमें उसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके, उतने ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको चीज़ों को रिवाइज़ करना है, ठीक? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपने थ्योरी की क्लासेस ज़रूर ली होंगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने कल का जो आपका क्विज़ होता है शाम को 5 पीएम पर टेलीग्राम पर, अगर आपने वो क्विज़ नहीं दी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो कल के क्वेश्चन थे वो आपके जो फ्रायड महोदय हैं, उनके जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएँ बताई थी या उन्होंने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, वहाँ से क्वेश्चन थे। तो काफ़ी क्वेश्चन तो आपने यहाँ पर किए थे, बट वहाँ के भी क्वेश्चन एक बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन वही हैं, बस उनके पूछने का तरीका अलग-अलग है। तो एक बार कल के प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाइएगा। बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या पावलोव ने किया था? क्या कोहलबर्ग ने किया था? वर्दीमर ने किया था या फिर कोफ्ता ने किया था? तो जब हम बात करते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था आपके कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में उन्होंने कितनी अवस्थाओं का ज़िक्र किया था? 3 अवस्थाओं का। और इन तीनों अवस्थाओं की 2-2 उप अवस्थाएँ भी बताई थी इन्होंने। तो एक बार इनके थियरी की क्लासेस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक? चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई हैं? 5 अवस्थाएँ बताई हैं, 7 अवस्थाएँ बताई हैं, 8 अवस्थाएँ बताई हैं या फिर 3 अवस्थाएँ बताई हैं? तो अभी-अभी हमने क्या ज़िक्र किया कि इन्होंने जो नैतिक विकास की अवस्थाएँ बताई हैं, वो बताई हैं 3। 3 ही इनकी अवस्थाएँ हैं, कौन-कौन सी? एक पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। अब इन तीनों अवस्थाओं की भी इन्होंने 2-2 उप अवस्थाएँ बताई हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आपका राइट आंसर हो गया 4th वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है, नैतिक विकास की प्रथम अवस्था कौन-सी है? जैसे हम बात करते हैं जब जीन पियाजे की, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएँ बताई थी? 4 अवस्थाएँ बताई थी। पहला कौन-सा था? सेंसरी मोटर था। तो वैसे ही नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था है, अच्छा, जितनी भी आप अवस्थाएँ पढ़ते हैं, चाहे आप फ्रायड की अवस्थाओं को पढ़ें, आप एरिक्सन की अवस्थाओं को पढ़ें, आप पियाजे की अवस्थाओं को पढ़ें, आप कोहलबर्ग की अवस्थाओं को पढ़ें, तो ध्यान रखिएगा सबकी
कौन कौन सी अवस्था का क्या नाम है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं नैतिक विकास की प्रथम अवस्था जो कि कोहल वर्ग के द्वारा दी गई थी, क्या ये आपका कन्वेंशनल स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनकी 3 अवस्थाएँ यही हैं ही। कौन-कौन सी? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। लेकिन जब हम प्रथम अवस्था की बात करते हैं, तो नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था है, वो आपकी कौन-सी होती है? तो वो आपकी होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। कौन-सी? प्री कन्वेंशनल स्टेज आपकी प्रथम अवस्था होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। और अगर हम बात करें सेकंड की, तो ये आपकी पहली अवस्था हो जाती है, ये आपकी दूसरी अवस्था हो जाती है और ये आपकी तीसरी अवस्था हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है क्या? कि निम्नलिखित में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन-सी अवस्था नहीं है? तो हमें पता है कि यही 3 अवस्थाएँ हैं, कोई भी चौथा आएगा तो वो हमारी अवस्था नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था कौन-सी है? क्या पूर्व परंपरागत है, परंपरागत अवस्था है या उत्तर परंपरागत अवस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपने जो देखा था सबसे पहले क्या आता है, वैसे ही आपका तीनों क्रम से ही दिया गया है। सबसे पहली अवस्था कौन-सी है? तो वो है पूर्व परंपरागत। दूसरी कौन-सी है? तो वो है आपकी परंपरागत। तीसरी जो है वो है आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था होती है और यही हमसे पूछा ही गया है कि नैतिक विकास की जो अंतिम अवस्था है उसका नाम है उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक? आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक पुस्तक है। आपको बताना है कि ये किसकी रचना है या इसके लेखक कौन हैं। क्या ब्रोफेन ब्रेनर हैं? इनका पूरा नाम यूरी ब्रेनर है। कोहल वर्ग हैं, कोफ्ता हैं या फिर कोहली हैं? ये आपको बताना है कि जो इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये पुस्तक किसकी है? तो हम जानते हैं ना कि जब इकोलॉजी डेवलपमेंट की बात आएगी, तो उसमें नाम आएगा ब्रोफेन ब्रेनर का। ये पुस्तक किसकी है? तो ये है आपके ब्रोफेन ब्रेनर की। नाम क्या है? द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या नाम है? द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनके पुस्तक का नाम है। ठीक? ज़रा इनके सिद्धांत का नाम बताइएगा। जो आपके ब्रोफेन ब्रेनर हैं, इन्होंने कौन-सा सिद्धांत दिया था? एक बार इनके सिद्धांत का नाम ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है इकोलॉजी थ्योरी का मॉडल कब प्रतिपादित किया गया? इकोलॉजी थ्योरी, ये इकोलॉजी थ्योरी का जो मॉडल है किसने प्रतिपादित किया था? तो ध्यान रखिएगा, अभी-अभी नाम आपने सुना था ब्रोफेन ब्रेनर का। अब बताना है इन्होंने प्रतिपादित कब किया था? क्या 1960 में किया था? 1990 में किया था? 1995 में किया था या 2000 में किया था? तो ये जो इकोलॉजी थ्योरी का मॉडल है, ये बहुत पुराना नहीं है। कब का है? इसका जो प्रतिपादन किया गया था, वो किया गया था 2000 में। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये जो आपकी मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्या कोहलर ने किया था? कोफ्ता ने किया था? मैस्लो ने किया था या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, कल हमने आपसे पूछा था कि ये जो आपके पावलव हैं, कोहलर हैं और साथ ही साथ स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, तो इन्होंने क्या किया था? जानवरों पर अपना प्रयोग किया था। जानवरों पर ही प्रयोग करके इन्होंने सिद्धांत दिए थे और सभी ने अलग-अलग जानवरों का जो है क्या किया था? अलग-अलग जानवरों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो कल हमने आपसे पूछा था कि किस जानवर
पे किसने प्रयोग किया था? तो कई बच्चों ने बताया अपना अलग-अलग, तो लेकिन एक बच्चे ने बताया था, मतलब आप ही में से कोई एक लोग थे जिन्होंने बिल्ली बनाकर भेजा था। अब ये बताइए कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप बता किसका रहे हैं? कि ये बिल्ली जो हम बनाकर भेज रहे हैं, जो आपने बिल्ली भेजा है, वो किसने प्रयोग किया था? अब ये तो आपने बताया नहीं, मतलब आप नाम लिख देते फिर बिल्ली भेजते, फिर तो समझ में आता। अब आपने बिल्ली भेज दिया, कुत्ते भेज दिए, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो थोड़ा-सा नाम भी लिख दिया कीजिए साथ में। चलिए, हम बात कर रहे थे माँग पूर्ति आवश्यकता के सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत दिया था आपके मैस्लो ने। किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। अच्छा, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, माँग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जो सबसे निचला स्तर बताया था, या जो लोगों की आवश्यकता बताई थी, उसमें सबसे पहले आवश्यकता क्या बताई थी? ज़रा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहा जा रहा है, बाल अपराधी बालकों के प्रकार हैं। मतलब आप किस प्रकार के बालकों को बाल अपराधी कहेंगे? क्या जो जालसाज़ी करते हैं? क्या जिनमें आक्रामक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, या जो यौन अपराध करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, जब हम बात करते हैं बाल अपराध की, तो बाल अपराध की श्रेणी में ये सब आ जाते हैं। कौन? जो बच्चे जालसाजी करते हैं, वो भी आते हैं। जो आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, वो भी आते हैं। आपने देखा होगा, जैसे 15-15, 12-12 साल के बच्चे हैं, उनमें आक्रामकता इतनी होती है कि वो कह सकते हैं कि आप देखे होंगे आपने कि वो कत्ल भी कर जाते हैं। मतलब उनके अंदर इतनी आक्रामकता होती है। और यौन अपराध, तो ये सभी प्रकार के जो अपराध होते हैं, सभी बाल अपराध, ये बच्चे मतलब सभी प्रकार का बाल अपराध करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बाल अपराध के अंतर्गत आ जाती हैं। आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाल अपराध के कारण हैं, मतलब ये बाल अपराध का क्या कारण हो सकता है? क्या ये कोई जैविक कारण हो सकता है, या फिर पर्यावरणीय कारण हो सकता है? दोनों ही कारण हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई कारण नहीं हो सकता है? तो जब हम बाल अपराध की बात करते हैं, तो बाल अपराध के कारण में ये दोनों कारण आते हैं। आपके जैविक कारण भी आते हैं, साथ ही साथ आपके ये जैविक कारण के साथ-साथ पर्यावरणीय कारक भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको बताना है कि जैसे अभी-अभी आपने देखा कि जो बाल अपराध है, बाल अपराध का कारण जैविक कारण भी है और पर्यावरणीय कारक भी है। तो ये जो जैविक कारक है, इसमें क्या आता है? क्या आनुवांशिकता आता है, या कोई शारीरिक दोष आता है, या जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई वाई, इसके कारण होता है, या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, जैविक कारण मतलब ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपके जैविक कारण में आते हैं। आनुवांशिकता का कारण, यानी कि आनुवांशिकता आता है, शारीरिक दोष आता है, और जब गुणसूत्र की बात होती है, तो जो एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके कारण भी होता है। तो बाल अपराध के जैविक कारणों में ये तीनों शामिल हो जाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कहा जा रहा है, जैसे आपने देखा कि बाल अपराध के पर्यावरणीय कारक, तो पर्यावरणीय कारक तो आपने देख लिया। अब जरा हम बात, सॉरी, आपने जैविक कारण तो देख लिया। अब जरा हम बात कर लेते हैं पर्यावरणीय कारकों पर। तो क्या ये कोई घरेलू वातावरण होता है, आर्थिक स्थिति होती है, माता पिता द्वारा तिरस्कार एवं दोषपूर्ण अनुशासन होता है, या सभी होते हैं? तो जब आपने ये देखा कि जैविक कारण और पर्यावरणीय दोनों कारण होते हैं, तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, अब जब आपने जैविक कारण की बात की, तो उसमें शारीरिक दोष आ गया, साथ ही साथ उसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स में दिक्कत आती है वो हो जाता है। लेकिन जब हम पर्यावरणीय की बात करते हैं, तो इसमें घरेलू वातावरण जिम्मेदार होता है। हमारी आर्थिक स्थितियाँ भी हमसे अपराध करवा लेती हैं, या बाल अपराध करवाती हैं।
साथ ही साथ माता-पिता के द्वारा तिरस्कार और दोषपूर्ण अनुशासन होने पर भी बच्चे में बाल अपराध हो जाता है, बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। तो ये सभी कारण हैं, ये सभी पर्यावरणीय कारक हैं, ठीक? अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि बाल अपराध के पर्यावरण कारकों में शामिल नहीं हैं, 3 ये दे दिया, कोई एक जैविक दे देगा या जैविक 3 देकर एक आपको पर्यावरणीय दे देगा। तो ध्यान रखिएगा कि पर्यावरणीय कारक में कौन आ रहा है, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जैविक कारणों में कौन-कौन आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। बाल अपराध रोकने के उपाय में शामिल है। अब जैसे बाल अपराध हो रहे हैं, तो इन्हें रोकना तो पड़ेगा ही। अब हम रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? क्या माता-पिता का ध्यान एवं स्नेह आवश्यक है? उचित घरेलू वातावरण होना चाहिए, उचित इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, बाल अपराधों को रोकने के लिए हमें माता-पिता जो हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को ध्यान दें, उनके साथ प्रेम स्नेह करें, ये भी अच्छा उपाय है। घर का जो वातावरण है, वो अच्छा होना चाहिए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपने अभी वातावरणीय कारक में देखा था कि घर का वातावरण अच्छा ना होने से बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। तो बाल अपराध को रोकने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपके घर का उचित वातावरण हो, साथ ही साथ बच्चों की जो उचित आवश्यकताएँ हैं, उचित इच्छाएँ हैं, उनकी पूर्ति हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की हर इच्छा की पूर्ति हो। जो उसकी इच्छा उचित है, उन इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक? ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे की इच्छा है कि वो मार-काट करे, तो आप उसकी इच्छा की पूर्ति करें। नहीं, आपको बच्चों की उचित इच्छाओं को पूरा करना है, ठीक? तो ये सभी तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, बाल अपराध को रोक सकते हैं और बाल अपराध में कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपने क्या-क्या देखा था, जालसाज़ी, जो कि हम देखते हैं जालसाज़ी आता है, साथ ही साथ अभी आपने यौन अपराध भी देखा था, ये भी आता है। तो चोरी करना, किसी को मारना-पीटना सब बाल अपराध में ही आ जाते हैं, ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नाम सुना होगा आपने कारा का। ज़रा कारा का फुल फॉर्म बताइए कि कारा का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, जैसे जो कारा है, ये यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कारा का संबंध किससे है? सारा का संबंध किससे है? तो ये बच्चे के एडॉप्शन से संबंधित है, ठीक? जब हम बात करते हैं कारा की, तो क्या इसका फुल फॉर्म है सिटीज़न एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या फिर सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी या फिर सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या इनमें से कोई नहीं। तो कारा का फुल फॉर्म आपको याद होगा, शायद हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है, अगर नहीं किया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या? कारा। कारा का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन करिएगा। अगला नाम जो आता है आपके सामने वो आ जाता है सारा का। अब ये सारा का पूर्ण रूप क्या है? क्या स्टूडेंट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है या फिर स्टूडेंट एडॉप्टेड रिसोर्स अथॉरिटी है या फिर स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है या इनमें से कोई नहीं? इसका भी फुल फॉर्म वही है। दोनों मतलब देखिए, एक आपका सेंट्रल लेवल पर कार्य कर रहा है, दूसरा आपका स्टेट लेवल पर कार्य कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं सारा की, तो सारा का जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सारा, कारा, इन दोनों का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? बताना है आपको कि जे कब आया। अब वैसे आप सोच रहे होंगे ये जे है क्या? तो हम देख लेते हैं ये आया कब, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं ये जे है क्या। क्या ये 2000 में आया, 2005 में आया, 10 में आया या फिर 15 में आया?
तो ये जो आपका JJA है, ये आपका आया था 2015 में। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेना है। फुल फॉर्म क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्या है? JJA। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये एक्ट कब आया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन है आपका, PNDT को कब बनाया गया? ये आपका कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या ये 1960 में बनाया गया, 70 में बनाया गया, 90 में बनाया गया या फिर 94 में बनाया गया था? तो जब हम बात करते हैं पीएनडीटी का अगर फुल फॉर्म पता है तो एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो आया था 1994 में आया था। फुल फॉर्म भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। क्या है? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये आपका क्या है? पीएनडीटी का फुल फॉर्म। पीएनडीटी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म भी पूछा गया है। कब आया ये भी आपसे पूछा जा चुका है, तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। सिजोफ्रेनिया क्या है? क्या है ये? क्या ये कोई पठन विकार है? क्या ये कोई लेखन विकार है? कोई भाषा विकार है या फिर ये कोई मानसिक विकार है? जब हम बात करते हैं पठन विकार, लेखन विकार, भाषा विकार, गणितीय विकार, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं टेट सीटेट के बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन हैं, है ना? साथ ही साथ ये आपसे भी पूछा जाता है, तो आपके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की, तो ये कोई पठन विकार या लेखन विकार या भाषा विकार नहीं है। ये एक प्रकार का मानसिक विकार है। ठीक? ज़रा एक बार आप हमें इन तीनों को बता दीजिएगा कि पठन विकार को क्या कहते हैं, लेखन विकार को क्या कहते हैं, भाषा विकार को क्या कहते हैं, साथ ही साथ गणितीय विकार को हम क्या कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मानसिक विकार, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बड़े होने पर भी बिस्तर गीला करना कहलाता है, यानी कि जो बच्चे बड़े होने के बाद भी बिस्तर गीला करते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें ज़ीरोस्टोमा कहते हैं, एन्यूरेसिस कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं या फिर अफेजिया कहते हैं? आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये डिमेंशिया नाम कहाँ सुना था? आपको अगर हम बहुत ही और करीब ले जाएँ, तो आपने विटामिन जब पढ़ा था, तो ये नाम वहाँ पर सुना था, डिमेंशिया। और भी आप करीब जाना चाहें, तो आपने जब विटामिन बी का नाम पढ़ा था, तो वहाँ पर पढ़ा था। अब आप हमें ये बता दीजिए कि ये किस विटामिन की कमी से आपको देखने को मिलता है, डिमेंशिया, ठीक? बाकी हम बात कर लेते हैं किसका? बड़े होने पर बिस्तर गीला करने की जो बीमारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एन्यूरेसिस के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। जब सिर जब सिर शरीर के अनुपात में काफ़ी छोटा होता है, तो उसे कहते हैं। जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा कि उनका सिर क्या है? बड़ा भारी सा है और वो खुद क्या है? पतले से छोटे से हैं, ठीक? कुछ बच्चों को आपने देखा है लंबे चौड़े होते हैं, बट उनका जो सिर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक? तो आपको बताना है कि जब शरीर के अनुपात में सिर काफ़ी छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम हाइड्रोसिफेली कहते हैं? क्या उसे हम माइक्रोसिफेली कहते हैं? क्या उसे हम हाइपरसिफेली कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने सुना होगा माइक्रो का मतलब छोटा, तो आप यहीं से गेस कर सकते हैं कि जब छोटा बताया जा रहा है, तो ये क्या होता है? माइक्रोसिफेली होता है, ठीक? जब हम बड़े की बात करेंगे तो हाइड्रोसिफेली होता है। अगला क्वेश्चन आपका यही है ही, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? माइक्रोसिफेली हो जाता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जब बालक का सिर शरीर के अनुपात में काफ़ी बड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली, माइक्रो हाइड्रोसिफेली या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो अभी हमने बताया माइक्रो का मतलब जब सिर छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर सिर काफ़ी बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोसिफेली, यानी कि जब बालकों का सिर शरीर के अनुपात में काफ़ी बड़ा होता है तो उसे हम हाइड्रोसिफेली के नाम से जानते हैं। ज़रा आप हमें ये बताइए कि हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पढ़ा है आप सभी ने? पढ़ रखा है, जब आपने हेल्थ साइंस पढ़ा था तब भी आपने वहाँ पर देखा था और आई थिंक आपने फिजियोलॉजी में भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपने हेल्थ साइंस में ज़रूर पढ़ रखा है। ज़रा एक बार आप हमें बताइएगा, ठीक? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। स्त्रियों में दुग्ध स्रावित करने वाला हार्मोन है कौन? ऑक्सीटोसिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एंड्रोजन है या फिर एस्ट्रोजन है? तो जब हम बात करते हैं स्त्रियों में दुग्ध स्राव करने वाले हार्मोन की तो वो होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ठीक? जब हम दूध बनाने वाले की बात करेंगे तो उसमें आपका ऑक्सीटोसिन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब कोई बच्चा, इस पॉइंट को नोट करिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर ज़रूर। जब कोई बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा मानसिक बुद्धि रखता है, तो उसकी जो बढ़ी हुई क्षमता है वो क्या कहलाती है? जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा कि बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? काफ़ी हाई होता है। मतलब वो अपनी उम्र से ज़्यादा मानसिक बुद्धि रखते हैं, ठीक? तो ऐसी क्षमता वाले बच्चों को क्या कहते हैं? क्या इसे हम टर्मिनल ईयर कहते हैं? विशल ईयर कहते हैं, कॉग्निटिव चाइल्ड कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों की अपने उम्र से ज़्यादा आईक्यू होता है यानी कि उनकी जो मानसिक बुद्धि है वो ज़्यादा रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम बेशल ईयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बेशल ईयर, ठीक? वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो उसके अपोजिट बात किया जा रहा है क्या? कि अगर जब बच्चा अपनी उम्र से कम मानसिक बुद्धि रखता है, मतलब अगर बच्चा ये मान लीजिए कि है 15 साल का और उसका आईक्यू जो है वो 7-8 साल के बच्चे का है, तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? टर्मिनल ईयर कहेंगे, बेशल ईयर कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। तो अगर बच्चा कम मानसिक बुद्धि रखता है, मतलब अपनी उम्र से कम मानसिक बुद्धि रखता है, तो उसे हम टर्मिनल ईयर कहते हैं। इसका राइट आंसर तो आपका पहला हो जाएगा, जबकि इससे पहले जो आपने देखा था कि बच्चा अपनी उम्र से अधिक मानसिक बुद्धि रख रहा था, तो उसे हमने बेशल ईयर रखा। बेशल ईयर, टर्मिनल ईयर दोनों आपने समझ लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। आपको बताना है ऐसे बच्चे जो किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम एडीएचडी कहते हैं, मतलब एडीएचडी का बच्चा है, एसपीडी कहते हैं, पीडब्ल्यूडी कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये 3 टर्म आपके सामने लिखे गए हैं, 3 नाम आपके सामने लिखे गए हैं, ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, कि जो बच्चे अपना ध्यान किसी एक चीज़ पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम एडीएचडी के नाम से जानते हैं या एडीएचडी कहते हैं, ठीक? ज़रा इनके फुल फॉर्म बात कर लें तो फिर आपको समझ में आएगा। क्या? सबसे पहले तो हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। दूसरा है एसपीडी, एक होता है आपका, ये आपके जो एसपीडी होते हैं, ये आपके सीज़नाइज़ आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं। जब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हमसे बार-बार पूछा गया है, इसी को हमें याद रखने की आवश्यकता है। एडीएचडी, अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब ये बच्चे आपको ना ऐसे मतलब शांत ये बैठ भी नहीं सकते हैं। काफ़ी बच्चों को आपने देखा होगा कि वो मतलब किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपना वो हिलते-डुलते रहेंगे और हम कहते क्या हैं, "अरे! क्या तुम्हारे पैरों में पहिए लगे हैं?" तो जी हाँ, इसी बच्चे की बात हो रही है। वो बच्चा आपका कैसा है? एडीएचडी का है, ठीक? क्या है? अटेंशन
आपका अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है उसको, ठीक। और आपको पता ही है कि हाइपर और हाइपो का कॉन्सेप्ट आपने जब न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक। जैसे जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है। ज़रा एक बार बताना कि ये जो हाइपोटेंशन है और जो हाइपरटेंशन है, ये है क्या? मतलब हम किसे जैसे हम कहते हैं ना कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, वैसे ही आपका जो हाइपरटेंशन है और जो हाइपोटेंशन है, इसका मतलब क्या होता है? ज़रा 2-2 शब्दों में लिख दीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। मल का बार-बार आना कहलाता है, क्या कहलाता है? अफेजिया, डिमेंशिया, एकोप्रोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। हम यहाँ तो बात कर रहे हैं मल का बार-बार आना, ठीक? क्या है? उसे हम एकोप्रोसिस के नाम से जानते हैं। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए कि बच्चे के प्रथम मल त्याग को हम क्या कहते हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। कहा जा रहा है अपराधी बालकों में जालसाजी प्रवृत्ति देखी जाती है। आपने अभी कुछ क्वेश्चन पहले किया था, जब हमने देखा था बाल अपराध के प्रकार, तो उसमें जालसाजी भी आई थी ना? अब ये बताइए कि ये जो जालसाजी की प्रवृत्ति देखी जाती है बालकों में या अपराधी बालकों में कब देखी जाती है, किस उम्र में देखी जाती है? क्या ये 10 से 12 साल में देखी जाती है? 14 से 15 साल में देखी जाती है, 16 से 18 साल में देखी जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जालसाजी की जो प्रवृत्ति है, वो 16 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में देखी जाती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यौन अपराधी प्रवृत्ति किस उम्र के बालकों में देखा जाता है? मतलब जो यौन अपराध करते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर किस उम्र में करते हैं? क्या जब वो 2 से 6 वर्ष के होते हैं, 8 से 10 वर्ष के होते हैं, 14 से लेकर 18 वर्ष के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये उम्र तो बहुत कम है। जब हम बात करते हैं यौन अपराध की, बाल यौन अपराध की बात हो रही है, ठीक? तो जो यौन अपराध करते हैं बच्चे, वो 14 से लेकर यानी कि 14 टू लेकर 18 के एज में करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। खेल और कार्य में अंतर होता है। क्या अंतर है? क्या परिणाम में अंतर है, नियम संबंधी अंतर है, स्वतंत्रता में अंतर है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है जब आपने खेल का टॉपिक पढ़ा था तब वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि खेल और कार्य में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि परिणाम में अंतर होता है। हमारे खेल में और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं या जिस भी लेवल पर खेले जाते हैं, वो जो हम बच्चे खेलते हैं वो खेल होता है। जो बड़े लोग जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं तो वो खेल नहीं है, उनके लिए वो कार्य बन जाता है। तो परिणाम में अंतर होता है, नियम संबंधी अंतर होता है, बच्चे खुद नियम बनाते हैं। बट जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जा रहे हैं खेल, वो नियम बने बनाए हैं, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे घर पर खेलते हैं, आनंद के लिए जो खेल खेला जाता है, उसमें वो खुद ही नियम बनाते हैं। स्वतंत्रता में अंतर होता है, मतलब अगर उनका मन नहीं कर रहा है, तो वो बीच में भी छोड़कर चले जाते हैं या बीच में ही कोई आया, तो हमने उसको खेल में शामिल कर लिया। तो मतलब ये सभी चीज़ों में आपको अंतर देखने को मिलता है, जब हम बात करते हैं खेल और कार्य में, ठीक? खेल हम आनंद के लिए खेलते हैं, उसमें हार-जीत का ऐसा कोई नहीं होता है कि नहीं हमें जीतना ही जीतना है या हमें कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई हमें कब खेलना जब हमें मर्ज़ी होती है तब हम खेल लेते हैं, ठीक? तो ये सभी चीज़ों में आपको अंतर देखने को मिलता है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। अन्वेषणात्मक खेल की अवस्था है। खेल की आपने कई अवस्थाएं देखी थी। तो जो अन्वेषणात्मक खेल है इसकी अवस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष है, जन्म से 4 माह है, 4 से 12 माह है या फिर 3 से 6 वर्ष है। अन्वेषणात्मक खेल ये किस अवस्था का है?
तो ये जो अन्वेषणात्मक खेल की अवस्था है वो 4 से लेकर 12 माह तक की अवस्था होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। डे ड्रीम स्टेज होती है, कौन सी होती है? ये जो डे ड्रीम स्टेज है किसे कहते हैं? और ये खेल में भी आपने देखा था। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरा में या फिर प्रौढ़ावस्था में? अच्छा ये बताइए कि खुली आँखों से सपने बच्चे किस अवस्था में देखते हैं? क्या शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में? तो आप कहेंगे कि हम खुली आँखों से जो सपने देखते हैं, वो सपने देखने की अवस्था हमारी है किशोरावस्था। इसी अवस्था को हम डे ड्रीम स्टेज के नाम से जानते हैं। ये अवस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। यही आपके वीर पूजा की अवस्था है। इसी में बच्चे अपने आप को मतलब सजाते हैं, सँवारते हैं, निखारते हैं, ठीक? तो ये डे ड्रीम स्टेज आप किशोरावस्था को कहते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्या कह रहा है? इकोलॉजी सिस्टम क्या है? इकोलॉजी सिस्टम में बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इकोलॉजी सिस्टम दिया किसने था? नाम आपने देखा होगा, क्या था? ब्रेन फ्रेन ब्रूनर नाम था, ठीक? इन्होंने जो इकोलॉजी सिस्टम है इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मॉडल कब प्रस्तुत किया गया? 2000 में किया गया। अब इन्होंने जो अपनी थियरी दी थी, जो इन्होंने अपना सिस्टम बताया था, उन्होंने वृत्ताकार बताया था, ठीक? और आपको याद होगा कि इन्होंने 5 स्तर बताए थे। अब जैसे जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा किस सिस्टम में प्रभावित होगा? क्रोनो में होगा, मेसो में होगा, माइक्रो में होगा या सब में प्रभावित होगा? तो जब हम बात करते हैं इकोलॉजी सिस्टम में, और इस सिस्टम में बच्चा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है अपने माइक्रो सिस्टम से। यानी कि वो जो ये पहला गोला होता है उसके उसमें होता कौन कौन है? माता पिता, परिवार के सदस्य, पास पड़ोस, ये लोग होते हैं, ठीक? चलिए, ज़रा यहाँ पर हमने 3 नाम दिए हैं, 2 नाम और बचते हैं। एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पाँचों जो इन्होंने 5 स्तर बताए थे वो कौन-कौन से थे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। ब्रोफेन ब्रेनर जिन्होंने इकोलॉजी थ्योरी दी थी, इसका मॉडल किसमें दिया गया? त्रिभुज में, वर्ग में, वृत्त में या फिर किसी में नहीं? तो जो इकोलॉजी थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? नाम तो आपको अभी तक पता ही चल चुका है, क्या? ब्रोफेन ब्रेनर ने दिया था। मॉडल कब दिया था इन्होंने इसका? तो 2000 में दिया था। 5 स्तर बताए थे इन्होंने। ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी वो किसमें दी थी? तो एक वृत्त में दिया था। किसमें दिया था? वृत्त में दिया था, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लेकिन आप हमें पाँचों का नाम ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं कोहल वर्ग की। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा किस अवस्था में सामाजिक संपर्क के द्वारा नैतिक विकास सीखता है? आपको पता है कि कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। बड़ा साधारण सा ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई थी, आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। क्या पूर्व परंपरागत में या फिर उत्तर परंपरागत में या फिर उपरोक्त सभी में? तो आपने अगर इनकी थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि यही इनकी 3 अवस्थाएं हैं, और इन तीनों अवस्थाओं की 2-2 उप अवस्थाएं भी हैं। और जो इन्होंने बताया कि जब बच्चा उत्तर परंपरागत अवस्था में आता है, यानी कि तीसरी अवस्था में आता है, तब वो किससे सीखता है? तब वो अपने समाज के द्वारा सीखता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर परंपरागत अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आई थिंक आपको आज कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बहुत ही आराम से आपको राइट आंसर पर भी बाद में टिक कर दे रही हूँ। हालांकि ये तो मैं डेली करती हूँ, बट मैं अभी
आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि राइट आंसर कौन सा है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है कौन सी? पूर्व परंपरागत, परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे में सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो मान सम्मान है वो किस अवस्था में आ जाता है? वो आता है आपको जो ये परंपरागत अर्थात जो दूसरी अवस्था है इसमें आना उसको समाज के प्रति जो मान सम्मान है वो आ जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आज्ञा एवं दंड की अवस्था है कौन सी है? क्या पूर्व परंपरागत है, परंपरागत है, मध्य परंपरागत है या फिर उत्तर परंपरागत है? तो बच्चे दंड के द्वारा किस अवस्था में सीखते हैं? बच्चे दंड के द्वारा किस अवस्था में सीखेंगे? आज्ञा के द्वारा किस अवस्था में सीखते हैं? तो वो जब अपनी पहली अवस्था अर्थात पूर्व परंपरागत अवस्था में होते हैं, तब वो जाकर आज्ञा और दंड की अवस्था से ही सीखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है अगर मान लीजिए घर पे कोई आया है, उनको चॉकलेट दे रहा है तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्यों? डरते हैं। घर पे कोई आया, नमस्ते किए। उनका जो शिष्टाचार है या जो उनका जो नैतिक विकास है कैसे हुआ? डर के कारण हुआ। अगर आंटी आई हैं, अगर बच्चे ने नमस्ते नहीं किया तो आंटी के जाने के बाद बच्चे पर बरसेगा डंडा, ये बच्चे को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए उसने आके तुरंत आंटी नमस्ते किया या पैर छुआ, जो भी उसको नैतिकता सिखाई गई है, वो करता है। क्यों? सिर्फ़ आज्ञा मानता है और दंड से बचने के लिए वो करता है। ठीक? तो ये किस अवस्था की बात हो रही है? ये बात हो रही है प्रथम अवस्था पूर्व परंपरागत अवस्था की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं में शामिल नहीं है। परंपरागत अवस्था नहीं शामिल है, पूर्व परंपरागत अवस्था नहीं शामिल है, मध्य परंपरागत अवस्था नहीं है या फिर उत्तर परंपरागत अवस्था नहीं है। तो कोहल वर्ग से संबंधित हमने ये 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तक तो आपको इनकी तीनों अवस्थाओं का नाम याद आ गया होगा। तो आपको पता है कि परंपरागत ये इनकी दूसरी अवस्था है। पूर्व परंपरागत ये पूर्व परंपरागत पहली है और उत्तर तीसरी है। इन्होंने 3 अवस्थाओं का ज़िक्र ही किया है। मध्य परंपरागत अवस्था कोई अवस्था इन्होंने नहीं दी थी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य परंपरागत अवस्था जो है वो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अवस्थाओं में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37। बात कर लेते हैं अब थोड़ी-सी वाइगोत्स्की की। इनका सिद्धांत क्या था? कल हमने चर्चा किया था। अगर किसी को इनके सिद्धांत का नाम याद आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में सोशल स्पीच कब आती है? सामाजिक बात, ठीक? जब बच्चे दूसरों से बात करने लगते हैं। तो जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने बताया था कि बच्चों में किस उम्र तक सोशल स्पीच डेवलप होती है? 6 माह में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में। तो इनके अकॉर्डिंग 2 वर्ष के बच्चे में सोशल स्पीच आती है। कब आती है? 2 वर्ष के बच्चे में सोशल स्पीच आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में प्राइवेट स्पीच कब आती है? क्या 1 वर्ष में, 2 में, 3 में या फिर 8 में? तो इन्होंने बताया कि बच्चे में जो सोशल स्पीच है वो कब आती है? तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था 2 वर्ष की अवस्था में आती है, ठीक? लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, तो प्राइवेट स्पीच की जो उम्र है वो है 3 वर्ष, ठीक? क्या है? 3 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। थॉर्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक की रचना कब की थी? ये कल हमने डिस्कस किया था क्या? कोई बात नहीं, अगर किया था तो ऐसा मुझे याद आ रहा है कि किया था, हो सकता है जब क्वेश्चन बना रही थी तभी का याद हो। तो जो थॉर्नडाइक हैं, इनकी पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा, क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इन्होंने अपने पुस्तक की रचना कब की? क्या 1890 में किया, 1910 में किया, 13 में किया या फिर 15 में किया था?
तो इनका ध्यान रखेंगे। इन्होंने ये जो इनकी पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसकी रचना इन्होंने 1913 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। अधिगम के पठार का कारण है। अधिगम का पठार आपने पढ़ रखा है क्या, कि मान लीजिए बच्चा है वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसके अंदर नीरसता आ जाती है, वो पढ़ता नहीं है, मतलब वो कुछ सीख नहीं रहा है, फिर गिरावट आती है। और जो ये बच्चा जब इस जगह पर है, वो कुछ सीख नहीं रहा है, तो एक प्लेटो बन जाता है। इसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। जब हम बात करते हैं अधिगम के पठार के कारणों की, तो कार्य में जटिलता हो सकता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी हो सकती है, परिपक्वता में कमी हो सकती है, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आपके अधिगम के पठार के कारण हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अधिगम का वक्र किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलोव ने दिया था, हरमन हेवी ने दिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिगम का वक्र है वो हरमन हेवी द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक और पावलोव के द्वारा नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब इन दोनों का नाम आ ही गया है, तो आप एक बार इनके सिद्धांतों का नाम लिख दीजिए, एक एक नाम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर। उम्मीद है कि आपने आठों अवस्थाओं को एक बार देखा ज़रूर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? ज़रा बताइए, दूसरी अवस्था है क्या? बात कर लेते हैं, क्या ये 0 से लेकर 18 माह तक है, 18 से लेकर 3 माह तक है, 3 वर्ष तक है, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक है, और 6 वर्ष से लेकर वयःसंधि तक है। तो जब हम बात करते हैं मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था की, तो वो 18 माह से लेकर 3 वर्ष की अवस्था है, जो कि हम गुदीय अवस्था के नाम से जानते हैं। पहली अवस्था क्या थी? तो मौखिक अवस्था थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। स्टडीज इन हिस्टीरिया किसकी पुस्तक है? हॉल की है, हरलॉक की है, टेन की है, या फिर फ्राइड की है? तो कल हमने 2 पुस्तक की और बात की थी, ज़रा उनके नाम बताइएगा, जो कि फ्राइड के द्वारा ही लिखे गए थे। और ये तीसरी पुस्तक है उनकी, स्टडीज़ इन हिस्टीरिया, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? फ्राइड के द्वारा। ठीक, चलिए ये थे हमारे आज के 45 क्वेश्चन। ज़रा हम बात कर लेते हैं आपके 2 दिन पहले, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का एक क्वेश्चन था, जो कि है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। परिभाषा बड़ी अच्छी है, लेकिन जो परिभाषा दी गई थी थोड़ा-सा गलत हो गया था। उस दिन हमने आपको बता दिया था कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, बट नहीं। ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बट किसी बच्चे ने बताया, ये आपके सिरिल वर्ड की परिभाषा है। इन्होंने बताया कि किसी बच्चे, मतलब परिभाषा इनकी बहुत अच्छी है। आप अगर बाल अपराध को समझना चाहें, तो इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। क्या कहा है कि किसी बच्चे द्वारा किए जाने वाले समाज विरोधी कार्य जब इतने गंभीर हो जाते हैं कि राज्य द्वारा उसे दंडित करना होता है या करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे व्यवहार को हम बाल अपराध कहते हैं। और ये जो बताया था, ये जो परिभाषा दी थी आपके सिरिल वर्ड ने दी थी, सिरिल वर्ड ने दी थी, ना कि क्रो एंड क्रो ने। तो थोड़ा-सा करेक्शन करिएगा, राइट आंसर मैंने पिन कर दिया है उसी वाले आपके फ़ोल्डर में, या उसी दिन के प्रैक्टिस सेट में, ठीक? तो थोड़ा-सा आप यहाँ, जो लोग भी हैं, वो यहाँ से अपना करेक्ट कर लेंगे। बाकी वहाँ पर पिन है, जो लोग कमेंट करने जाएँगे, हो सकता है उनका ध्यान पड़ जाए, ठीक? तो थोड़ा-सा इनकी परिभाषा बड़ी अच्छी है, हो सकता है पूछा जाए, तो थोड़ा-सा आप इसे ध्यान रखिएगा। आपके बुक का भी क्वेश्चन है, तो सिरिल वर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक? उम्मीद है कि ये जो उस दिन गलती हुई थी, आपने आज करेक्ट कर लिया है, और साथ ही साथ आज के आपने 45 क्वेश्चन को एन्जॉय किया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपको पता है कि लगभग हमने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट को, पूरे के पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट को टच करने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा-थोड़ा समाप्ति की कगार पर हैं इसको। चाइल्ड डेवलपमेंट समाप्त होने के बाद हमें एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट, इन दोनों के क्वेश्चन सबसे पहले ख़त्म करने हैं, और कोशिश ये रहेगी कि आधे अप्रैल तक, यानी कि 15 अप्रैल तक आपके
ये जो होम मैनेजमेंट है और जो आपका क्या है, जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन बच रहा है, इन सभी से सारे क्वेश्चन कर लिए जाएँ। तो जो हमारा होम मैनेजमेंट का है और जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है, इन दोनों को हमने आपको 2-2 बार पढ़ा दिया है। मतलब आपको प्लेलिस्ट में एक-एक बार ही मिलेगा, लेकिन जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसको 2-2 बार पढ़ा है, इसकी थ्योरी की क्लासेस को। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस भी काफ़ी किया है और फिर से हम अभी इन्हें एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और आपको पता है कि ये इनकी जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जब हम होम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसको हमने करीब-करीब 35 क्लासेस में समाप्त किया है। साथ ही साथ जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है, वो भी लगभग ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे बनते हैं। तो इसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट में काफ़ी क्वेश्चन है। तो हालाँकि अभी हमें हमारी लगभग-लगभग इसमें 5 के आस-पास हमारी प्रैक्टिस सेट अभी और होगी। तो चलिए, जो थ्योरी की क्लासेस हैं, उनको रिवाइज़ करते रहिए। कोई प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन ज़रूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।